नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश दुनिया और खेल जगत के साथ ही रन फॉर यूनिटी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पीएम ने दिल्ली में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जैसे ही पीएम ने हरी झंडी दिखाई, करीब 10,000 लोगों का हुजूम दौड़ पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई है और यहाँ पर देख सकते हैं कि रन फॉर यूनिटी का जो दौड़ है, एकता दौड़ है, वो शुरू हो चुका है और हम भी इसमें शरीक हो रहे हैं। हम भी शरीक हो रहे हैं, इंडिया न्यूज भी शरीक हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर आह्वान किया कि देश की एकता के लिए ये दौड़ है और ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि लोगों का किस तरह से इसमें भागीदारी है। लोग इस दौड़ के प्रति काफी उत्साहित हैं और प्रधानमंत्री खुद हरी झंडी दिखाकर और खुद जो है इस दौड़ में शामिल हुए। कई नामचीन खिलाड़ी जो हैं इसमें शामिल हुए हैं, तो सभी युवाओं में जो है काफी जोश देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये दौड़ जो है इंडिया गेट की ओर आगे बढ़ रही है और लोगों में इस दौड़ के प्रति काफी उत्साह देखा जा सकता है। कैमरामैन संजीत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, विजय चौक, दिल्ली। हजारों लोगों के साथ खुद पीएम मोदी ने भी कुछ दूर तक दौड़ लगाई। पीएम ने लोगों को हुजूम के साथ चहलकदमी कर लोगों का उत्साह बढ़ाया। पीएम मोदी की यह खास शैली बन गई है कि वो हर काम में खुद से पहल करते हैं। जैसे ही लोगों ने पीएम मोदी को अपने बीच पाया तो मोदी मोदी के नारों से राजपथ गूंज गया। इस दौरान पीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी किया। इस दौरान पीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी किया। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू भी हजारों लोगों को साथ में लेकर इंडिया गेट की तरफ दौड़े। इस मौके पर पीएम ने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा कि पटेल ने देश की एकता के लिए जीवन खपा दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम विचारधारा के आधार पर इतिहास और विरासत को नहीं भुला सकते। पीएम ने कहा कि जो इतिहास को भुला देते हैं वो इतिहास नहीं बना पाते। पीएम ने 1984 के दंगों को याद करते हुए कहा कि 30 साल पहले देश की एकता पर दाग लगे। पीएम ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को याद करने के बाद सिख दंगों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा हमारी संस्कृति अनेकता में एकता की है, लिहाजा हमें सारे मतभेद भुला देने चाहिए। पीएम मोदी ने विजय चौक से लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। पीएम के पीछे राजपथ पर मौजूद हजारों लोगों ने भी शपथ दोहराई। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने पटेल चौक पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। पीएम के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद थी। मौजूद है बीजेपी नेता विजय गोयल। उनसे बात करते हैं कि रन फॉर यूनिटी का जो आयोजन किया गया है, ये किस तरीके से मैसेज देगा बीजेपी की छवि को पूरे देश में बनाने के लिए। सर, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी है, रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है, क्या समझते हैं कि क्या मैसेज जाएगा, लोग किस तरीके से और जुड़ेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस मौके के ऊपर राष्ट्रीय एकता दौड़ रखी हुई है और ऐसे ही आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे संदेश दिए हैं, चाहे वो स्वच्छता का है, चाहे वो आदर्श ग्राम योजना का है, चाहे वो राष्ट्रीय एकता का है। वो इन सब के माध्यम से पूरे देश को विकास के अपने इस योजना के अंदर शामिल करना चाहते हैं। पूरे देश के अंदर लोग दौड़ लगा रहे हैं और इस दौड़ का मकसद ये है कि हर एक नागरिक इसके अंदर शामिल हो रहा है, चाहे युवा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, और इसके माध्यम से एक एकता का संदेश जा रहा है, भाईचारे का संदेश जा रहा है, प्रेम का संदेश जा रहा है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो अलग अलग काम बताए हैं
उसके हम सब लोग उसके साथ जुड़े, ये इसका संदेश। ये हमारे साथ थे विजय गोयल, जो बता रहे थे कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों जो जितनी भी योजनाएं चलाई, चाहे वो ग्रामीण योजना हो या जनधन योजना हो, सभी योजनाओं से जो आम लोग हैं वो काफी ज्यादा संख्या में जुड़े। सबसे ज्यादा स्वच्छ भारत अभियान से लोग जुड़े। उसी तरीके से आज भी लोग भारी संख्या में नरेंद्र मोदी से जुड़ेंगे। रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। इसके बाद पीएम विजय चौक पर पहुंचे, जहां उन्होंने देश को संबोधित किया और इस दौड़ में सुशील और विजेंद्र भी शामिल हुए। वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कई सामाजिक खिलाड़ी यहाँ पर करना है। मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को बहुत बधाई दूंगा कि आज वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर हमने मेले का आयोजन यहाँ किया है। तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा कि बड़ा अच्छा काम एक स्पोर्ट्स के जरिए पूरे देश को जोड़ने का काम। अच्छा, हमारे साथ विजेंद्र जी हैं। विजेंद्र जी, किस तरह से रन फॉर यूनिटी को देख रहे हैं? ये बहुत बड़ी रन फॉर यूनिटी में खेल जगत की बात है, एकता की बात है। हमारे साथ और वोट तो कहते हैं फिटनेस के लिए होती है, इसमें फिटनेस भी है, एकता भी है, तो बहुत अच्छी चीज है। और इसको आगे लगातार सपोर्ट करना चाहिए, हर साल होनी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री भी आपके साथ दौड़े? मैं उम्मीद करूँगा कि पूरा देश हमारे साथ तो बहुत अच्छा होगा। स्वच्छ भारत अभियान में भी विजेंद्र जी आप यहाँ पर मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल। मैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी राष्ट्रपति भवन से रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रपति भवन से वहां काम करने वाले कर्मचारियों ने एकता की दौड़ लगाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री रहे। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। आजादी की लड़ाई में अहम रोल के बाद पटेल ने भारत को एकजुट रखने में अहम भूमिका निभाई थी। सरकार ने आज के दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने खुद सभी सांसदों को पत्र लिखकर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की अपील की। गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने का काम भी आज से शुरू होगा। पीएम मोदी के इस पेट प्रोजेक्ट को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। सरदार सरोवर बांध से करीब 3.5 किलोमीटर दूर साधु द्वीप पर यह प्रतिमा बन रही है। 2,979 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस प्रतिमा को लॉसन और टूब्रो बना रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शक्ति स्थल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। इस मौके पर कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली और हारून यूसुफ भी मौजूद थे। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर इस बार कोई सरकारी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है। इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं दिया गया। महाराष्ट्र के इतिहास की पहली बीजेपी सरकार आज महाराष्ट्र में शपथ लेगी। बीजेपी विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस आज शाम 4:30 बजे के आसपास सीएम पद की शपथ लेंगे। 44 साल के देवेंद्र फडणवीस को 28 अक्टूबर को विधायक दल का नेता चुना गया था। फडणवीस ने महज 22 साल की उम्र में नागपुर नगर पालिका में पार्षद के बतौर अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। 1997 में 27 साल की उम्र में फडणवीस नागपुर शहर के सबसे युवा मेयर बने। फडणवीस ने 1999 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और इसमें जीत भी हासिल की। साल 2013 में देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। मौजूदा चुनाव में फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। सूत्रों से खबर है कि फडणवीस के अलावा आज दर्जन भर मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। एकनाथ खड़से, पंकजा मुंडे और सुधीर मुनगंटीवार फडणवीस के साथ शपथ ले सकते हैं। विनोद तावड़े और प्रकाश मेहता को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा गिरीश महाजन और गिरीश बापट को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में तमाम इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत यहां करीब 40,000 लोगों के आने की संभावना है। फडणवीस के होम टाउन नागपुर से हजारों बीजेपी कार्यकर्ता स्पेशल ट्रेन से मुंबई पहुंचेंगे। समारोह के लिए 150 फीट लंबा और 40 फीट ऊंचा स्टेज बनाया गया है।
स्टेज पर प्राचीन और आधुनिक महाराष्ट्र की झलक दिखाई जाएगी। करीब 2 घंटे के कार्यक्रम की थीम पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की कविता खिलेगा कमल पर आधारित। वानखेड़े स्टेडियम को नो फ्लाई जोन और एयरपोर्ट से लेकर स्टेडियम तक नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया गया है। वानखेड़े स्टेडियम में 250 सीसीटीवी कैमरे और 2000 मुंबई पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। समारोह में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी और गैर बीजेपी शासित राज्यों के कई सीएम भी शिरकत करेंगे। सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, शाहरुख और सलमान और आमिर खान समेत खेल और बॉलीवुड की तमाम हस्तियां मौजूद रहेंगी। साथ ही अंबानी, राहुल बजाज और आनंद महिंद्रा जैसे बड़े उद्योगपतियों को भी न्योता भेजा गया है। शपथ ग्रहण के दौरान बगल के अरब सागर में बिजली की रोशनी से 40 कमल खिलाने की भी तैयारी है। वहीं कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कार्यक्रम की भव्यता पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि इतना पैसा कहां से आया। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने फडणवीस को बधाई दी, मगर समारोह में नहीं आएंगे। वहीं शिवसेना ने शपथ ग्रहण समारोह से दूर रहने का फैसला किया है। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के नेताओं को समारोह से दूर रहने को कहा। शिवसेना नेता विनायक राउत ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद कहा कि बीजेपी शिवसेना को अपमानित कर रही है, जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया। राउत के मुताबिक बीजेपी के इस बर्ताव से शिवसेना के विधायक बेहद नाराज हैं। इससे पहले बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूढ़ी ने साफ किया था कि शिवसेना के किसी भी मंत्री को आज शपथ नहीं दिलाई जाएगी। हालांकि रूढ़ी ने यह भी कहा था कि शिवसेना के साथ बातचीत अच्छे माहौल में चल रही है। शिवसेना के इस फैसले के बाद कयास है कि शायद वो विपक्ष में बैठे। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर एनसीपी के समर्थन को लेकर सवाल उठाया गया है। सामना में लिखा है कि अल्पमत की सरकार बनाना संविधान के खिलाफ है। इससे पहले कल देवेंद्र फडणवीस बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ पीएम मोदी से भी मिलने पहुंचे। माना जा रहा है कि इस दौरान महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल को लेकर तीनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। इस बीच महाराष्ट्र के 6 निर्दलीय विधायकों ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में सीएम की ताजपोशी से पहले बड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार बनाने के लिए विचारधारा और सिद्धांतों का मिलना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ ने शिवसेना से गठबंधन का समर्थन किया, साथ ही इशारों में एनसीपी से समर्थन न लेने की बात कही। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में करोड़ों रुपए खर्च करने पर बीजेपी पर निशाना साधा। नवाब मलिक ने कहा कि बीजेपी हमसे चाय बिस्किट तक का हिसाब मांगती थी, लेकिन करोड़ों खर्च का हिसाब कौन देगा। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन से पहले राज्यपाल ने चव्हाण सरकार के एक बड़े फैसले को पलट दिया है। गवर्नर विद्यासागर राव ने सूचना के अधिकार से जुड़ी एक अधिसूचना को वापस लेने का निर्देश दिया है। अधिसूचना के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना के अधिकार कानून से बाहर कर दिया गया था। तत्कालीन चव्हाण सरकार ने अधिसूचना जारी की थी। एसीबी सिंचाई घोटाले समेत कई स्कैम की जांच कर रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी मुसलमानों से जुड़ नहीं पाए हैं। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि मोदी सिर्फ एक तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बुखारी ने अपने छोटे बेटे सैयद शाबान बुखारी को अपना जानशीन ऐलान किया है। 22 नवंबर को होने वाले समारोह में बुखारी ने पीएम मोदी को नहीं बुलाया है। वहीं पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को बुलावा भेजा गया है। मोदी को नहीं बुलाया, लेकिन राजनाथ सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन, बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन को न्योता दिया गया। एसआईटी काले धन पर 3 दिसंबर तक अपनी दूसरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को 627 खाता धारकों के नाम सौंपे हैं। मोदी सरकार अब देश की शिक्षा नीति में बड़े बदलाव की तैयारी में है। गुरुवार को दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ संघ नेताओं की बैठक के बाद कयास तेज हुए हैं। करीब 8 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में आरएसएस, एबीवीपी और शिक्षा बचाओ आंदोलन के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। शिक्षा बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों ने भारत के प्राचीन गौरव का ज्ञान कराने वाली शिक्षा नीति बनाने की मांग की। एबीवीपी ने शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने की मांग जोर शोर से उठाई। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती हो सकती है। 2 हफ्ते में ये दूसरी बड़ी कटौती होगी। इससे पहले 18 अक्टूबर को डीजल की कीमतों में 3 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सरकार गठन के लिए बीजेपी की तरफ इशारा किया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में अल्पमत सरकार बनने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार गठन पर फैसला लेने के लिए उपराज्यपाल को 12 दिन का वक्त दिया है। एलजी की कोशिशों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अखबारों में जो पढ़ रहे हैं वो सकारात्मक है। मामले की अगली सुनवाई अब 11 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने कहा कि वो जल्द सभी राजनीतिक दलों से बात करेंगे।
कुछ वक्त पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि लोगों को निर्वाचित सरकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। गैर जरूरी खर्चों में 10% की कटौती के लिए 5 स्टार होटलों में सरकारी मीटिंग और फर्स्ट क्लास में हवाई यात्रा पर रोक लगा दी गई है। सरकारी घाटे को साल 2014-15 में 4.1% तक सीमित रखने के लिए वित्त मंत्रालय ने नई नियुक्तियों पर भी रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के सिख विरोधी दंगे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5-5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। 2G घोटाले को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में आज आरोप तय हो सकते हैं। इस मामले में ए राजा, कनिमोड़ी समेत 17 आरोपी हैं। ये स्पेक्ट्रम घोटाले में हवाला कारोबार से जुड़ा मामला है, जिसमें ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया था। आज सुप्रीम कोर्ट सेबी की उस अर्जी पर सुनवाई हो सकती है जिसमें कहा गया है कि सुब्रत रॉय ने अभी तक पैसे नहीं दिए। अर्जी में यह भी कहा गया है कि सहारा संपत्ति नहीं बेचना चाहते, लिहाजा प्रॉपर्टी बेचकर पैसा वसूलने का आदेश जारी हो। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में हुई राजनीतिक हिंसा के विरोध में समर्थकों के साथ बीजेपी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, कीर्ति आजाद को पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी और कीर्ति आजाद समर्थकों के साथ गांव में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की बीजेपी नेताओं से झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने नकवी समेत 12 नेताओं को हिरासत में लिया। मखरा गांव जा रहे बीजेपी नेताओं के साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी थे। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस वालों से उलझ गए। वीरभूम जिले के मकरा गांव में सोमवार को कथित तौर पर सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष हुआ था। इस दौरान हुई फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग जख्मी हुए। महाराष्ट्र के पुणे में एक 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई। हादसा अंबेगांव इलाके में हुआ। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोग सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में 20 फ्लैट थे और इसमें 8 परिवार रह रहे थे। कानपुर में एक ट्रक में अचानक आग लग गई। एक पेट्रोल पंप से कुछ ही दूरी पर यह ट्रक खड़ा था। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने बाल्टी भर भर के किसी तरह से आग पर काबू पाया। आधा घंटा बीत जाने के बाद भी दमकल विभाग मौके पर नहीं पहुंचा। लोगों को खुद ही आग बुझानी पड़ी। ट्रक के पास ही पेट्रोल पंप था, लिहाजा किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई थी। प्रशासन की लापरवाही से लोग गुस्से में दिखे। भोपाल के चूना भट्टी इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। यूपी के मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन पर आग लगने से हड़कंप मच गया। स्टेशन पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। यूपी के मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन पर आग लगने से हड़कंप मच गया। स्टेशन परिसर में अंदर से निकलने वाले नाले में आग लगी। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बिहार के छपरा के एक सिनेमा हॉल में पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। शिल्पी थिएटर में टिकट को लेकर हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हंगामा कर रहे लोगों को खूब पीटा। थिएटर मालिक ने टिकट खिड़की पर मच रहे बवाल को देखते हुए पुलिस को खबर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले लाठियां भांजी, फिर लोगों को पकड़ पकड़कर लात घूंसों से पीटा। कानपुर में अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की कामयाबी के जश्न में जबरदस्त हंगामा हुआ। एक मॉल में हो रहे कार्यक्रम में भीड़ इस कदर बेकाबू हो गई कि पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। कानपुर के 2 मॉल्स में फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की कामयाबी पर कार्यक्रम रखे गए थे, जिनमें शाहरुख खान को भी आना था। शाहरुख को देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़ ऐसी बेकाबू हुई कि पुलिस को लाठियां फटकारनी पड़ी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक मॉल में मारपीट की लाइव तस्वीरें सामने आई। खरीदारी करने आए कुछ लोगों ने विवाद के बाद दुकान के कर्मचारी को बुरी तरह से पीट दिया। मॉल में खरीदारी करने आए युवकों का आरोप है कि दुकान के कर्मचारी ने उनके साथ आई महिलाओं के साथ छेड़खानी की। पहले ग्राहकों और दुकान के स्टाफ के बीच झड़प हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। मॉल के भीतर दुकान में हुई मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। और चलिए इसी असम के नगांव में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में एक महिला के साथ हैवानियत की दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई। दर्जनों महिलाओं ने सरेआम एक महिला के बाल काटे, उसके चेहरे पर कालिख पोत दी। महिलाओं ने सरेआम पीड़ित महिला के कपड़े फाड़े। इस दौरान महिला खुद को बचाने की गुहार लगाती रही। महिला चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात तक नहीं सुनी। स्थानीय महिलाओं का आरोप है कि महिला जिस्म फरोशी के काम में शामिल है। खबर मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस पीड़ित महिला को अपने साथ ले गई। दिल्ली के कमला मार्केट थाने से कुछ ही दूरी पर देर रात एक शख्स की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी।
जिस शख्स की हत्या की गई वो मोटर पार्ट्स का काम करता था। जिस जगह हत्या हुई वहां सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। हरियाणा के गोहाना में पंजाब नेशनल बैंक के लॉकरों में हुई सेधमारी के केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 9 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 किलो सोना और 60,000 रुपए नकदी बरामद किए। इन चोरों ने रविवार को गोहाना में 125 फीट लंबी सुरंग खोदकर पीएनबी के करीब 90 लॉकर्स पर हाथ साफ कर दिया था। गोहाना के जिस मकान में घुसकर चोरों ने बैंक तक सुरंग बनाई, उसके मकान मालिक ने खुदकुशी कर ली। राजस्थान के पाली में एक केमिकल टैंक की सफाई के दौरान 6 मजदूरों की मौत हो गई। एक की स्थिति गंभीर है। टैंक में जहरीली गैस की वजह से हादसा हुआ। गाजियाबाद के लोनी इलाके में छठ पूजा के दौरान यमुना में बहने से महिला और एक बच्चे की मौत हो गई। लखनऊ के चिन्हट में ट्रक और बस के बीच टक्कर में हुई 2 महिलाओं की मौत। यूपी के देवरिया में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर देवरिया जिले के पर्यवेक्षक ललन राय ने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में एक शख्स ने अपनी गर्भवती पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दहेज में 3 लाख रुपए की रकम न मिलने के चलते यह हत्या की गई।